आज बड़ा स्पेशल लेक्चर है। आज एक्चुअली क्या हुआ कि जो प्रैक्टिकल लैब होती है उसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं जब हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो ऐसे ही दो क्वेश्चन जो मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट के साथ, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे, कई बार हो सकता है आप लोगों ने मुझसे पूछे हो या मैंने भी पीछे कई बार समझाए होंगे, तो उनको आज एक जगह पे ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो बहुत वाइवा में पूछा जाता है कि नो लोड करंट इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है, कि नो लोड करंट तो ट्रांसफार्मर में भी ड्रॉ होता है और इंडक्शन मोटर में भी ड्रॉ होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो अंतर क्या है दोनों में। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नो लोड टेस्ट में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कि नो लोड टेस्ट में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो होता है उसमें 1 वाट मीटर निगेटिव रीडिंग शो कर रहा होता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला से। देखो एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर लिख लेते हैं, आंसर 1, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। देखो अगर हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर भी बना लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो प्राइमरी को हम लोग एक्साइट करते हैं, देन वाया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी कॉइल से पहुंच के सेकेंडरी कॉइल में लिंक करता है और यहाँ पे सेकेंडरी सप्लाई आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन मोटर में भी क्या होता है कि हम लोग जो भी सप्लाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं। जब प्राइमरी वाइंडिंग एनर्जाइज होती है तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब एनर्जाइज होती है, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो ये फील्ड क्या करती है, इस कॉइल के अंदर, यानी कि जो रोटर के ऊपर हमने बात की हुई, रोटर के ऊपर जो हमने वाइंडिंग की हुई है या कॉपर के रिंग्स लगाए हुए हैं, या जैसे स्क्विरल केज है तो उसके अंदर कॉपर, हम लोगों ने कॉपर के बार्स का इस्तेमाल करा गया होगा, अगर स्लिप रिंग है तो वहाँ पे वाइंडिंग करके हमने उसको बाहर निकाला होगा, कनेक्शन कंप्लीट करा गया होगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये तुम्हारी एक्ट करेगी प्राइमरी वाइंडिंग की तरह, और जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग है दिस विल एक्ट एज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देख रहे हो, इसीलिए काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है, इसीलिए कंपैरिजन करा जाता है ट्रांसफार्मर को और थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, काफ़ी हद तक कंपेयर करा जाता है क्योंकि लगभग लगभग सेम है, इंडक्शन से ही काम हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला डिफरेंस कि नो लोड करंट क्या होता है, सबसे पहले नो लोड करंट समझ लो। नो लोड करंट, तो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं चाहे ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो, नो लोड का मतलब हो गया कि जिस समय हमने लोडिंग नहीं करी है, यानी कि इंडक्शन मोटर अगर कभी चल रही है तो उसके ऊपर कोई मैकेनिकल लोड नहीं लगाया है, और ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल लोड हमने नहीं डाला है। तो अगर आपने कोई लोड नहीं डाला है उस समय भी जो करंट इंडक्शन मोटर पिएगी, या जो ट्रांसफार्मर जो करंट सप्लाई से मांगेगा जब लोड नहीं लगाया हुआ है, ट्रांसफार्मर के केस में याद रखना इलेक्ट्रिकल लोड, और इंडक्शन मोटर में मैकेनिकल लोड, जब दोनों चीज़ें नहीं लगाई हैं फिर भी कुछ बिजली खाएगी, वो जो बिजली होगी, वो जो करंट होगा जो मांगेगी, जो मशीन पिएगी बिना लोड लगाए, उसको हम कहेंगे नो लोड करंट। ठीक है, तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो नो लोड करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस नो लोड करंट का काम क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम बात करते हैं चाहे इंडक्शन मोटर की बात करें ट्रांसफार्मर की, दोनों ही केसेस में हमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ट्रांसफार्मर का आपको सर्किट याद हो नो लोड का, तो नो लोड में हम लोग इस तरीके की पैरेलल शंट ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, ये जो इंडक्टर होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक एनर्जी को, जिसके लिए हम लोगों ने एमएफ को सेटअप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ये रजिस्टर ये रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, कि नो लोड कोर लॉसेस जो हो रहे होंगे, जैसे कि कोर लॉसेस में कौन कौन से आ जाते हैं, एडी करंट हो गए, हिस्टेरिसिस हो गए तो इसके अंदर जो पावर वेस्ट हो गई, जो कोर गर्म पड़ गई, ठीक है, वो सारे के सारे लॉसेस जो होंगे वो आ जाते हैं आपके इस रजिस्टर के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये लॉसेस बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू द दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यानी कि मेजर पोर्शन जो होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी का ही होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर करंट मांग रहा है सप्लाई से इस मैग्नेटिक फील्ड को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करवाने के लिए। समझ में आ रही बात ये, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट मांगा जा रहा है वो अगेन क्यों मांगा जा रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग को के बीच में फ्लक्स सेटअप करने के लिए, फ्लक्स सेटअप करने के लिए। ठीक है, इन दोनों कामों के लिए। तो यहाँ पर भी यही मांगा जा रहा है नो लोड करंट, मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी, कुछ तो लॉसेस में भी जा रहा होगा लेकिन मेजॉरिटी जो करंट है वो इसी काम के लिए यूज़ हो रहा है। तो इंडक्शन मोटर में भी यही काम हो रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में लिंक करने के लिए, और ट्रांसफार्मर में भी यही हो रहा है। अंतर क्या आ जाता है, तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में ये जो नो लोड करंट जो सप्लाई से मांगा जाता है इस काम के लिए, वो 2 to 3% होता है फुल लोड करंट के, आई फुल लोड।
तो मान के चलते हैं अगर ट्रांसफार्मर पूरा लोड जब इस पे लगा होगा होशो आवास में, तो ये मान के चलते हैं 100 एम्पेयर का करंट मांगता है जब हमने इसके लोड को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट कर रखा होगा पूरा। तो ऐसे केस में अगर 100 एम्पेयर करंट मांगेगा जब पूरा लोड कनेक्ट करा होगा, तो नो लोड की कंडीशन में 2 से 3%, मतलब 2 एम्पेयर से लेके 3 एम्पेयर, 2-3 एम्पेयर के अप्रॉक्स, 3-4 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर क्वालिटी पे। तो 2 से लेके 4 एम्पेयर के बीच का करंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्लक्स को सेटअप करने के लिए। समझ में आ रही, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस फ्लक्स को सेटअप करने के लिए। बहुत ध्यान समझते रहना, समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर के अंदर ये जो नो लोड करंट है जो प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में फ्लक्स सेटअप करने के लिए यूज़ होता है, ये होता है 30-40% ऑफ फुल लोड करंट, 30-40% ऑफ आई फुल लोड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला जो डिफरेंस है कि नो लोड करंट का काम दोनों में सेम है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी सिमिलैरिटी क्या है कि काम सेम है, फ्लक्स सेटअप करना है मेजॉरिटी में, थोड़े से लॉसेस भी हैं पर मेजॉरिटी जो है वो काम है कि फ्लक्स को सेटअप करना। तो पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कि भैया 30 से 40% है ये फुल लोड करंट के, ठीक है, और ये है 2 से 3% ऑफ फुल लोड। अब ऐसा क्यों? तो देखो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं CRGO, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मेटल का इस्तेमाल करा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी को लिंक करने के लिए, सही है। तो क्योंकि बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल, अब CRGO क्या है, एक बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। अब अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसको मैंने मटेरियल की सीरीज में कवर किया था मैग्नेटिक वाले में, कि अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल मतलब बिल्कुल मिनिमम एनर्जी में मिनिमम एनर्जी देना पड़े और मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप हो जाए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आइयो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो परमिएबिलिटी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि परमिएबिलिटी कितनी है, तो बहुत हाई परमिएबिलिटी है तो इसका मतलब बढ़िया फ्लक्स सेटअप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है कंपेयर टू द डाया एंड पैरा। तो वैसे ही क्या है, CRGO वन ऑफ द बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई है, तो बड़े आराम से बड़ा ही जरा सी ताकत देने पे, ताकत देने पे पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से निकल के सेकेंडरी वाइंडिंग और इनके बीच में सेटअप हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कम करने लगेगा। तो अब क्योंकि इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक अच्छा वर्ल्ड का दुनिया का सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए 2 से 3% ही करंट की ज़रूरत पड़ेगी और पूरा फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है। तो ज़्यादा ताकत नहीं आजमानी है, जरा सी ताकत देंगे, नज़ाकत से काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर और स्टेटर जिनके बीच में हमें फ्लक्स को सेटअप करना है, मतलब हो क्या रहा है, सप्लाई दे रहे हो प्राइमरी को, सेकेंडरी को तो कुछ नहीं दे रहे हो, प्राइमरी से इंडक्शन होके इंड्यूस्ड होके सेकेंडरी में जा रही है, तो इनके बीच में जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो एंटर कर रहा है सेकेंडरी में, उसी वजह से तो सेकेंडरी में सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी में एंटर कर रहा है ये वाया एयर कर रहा है, यहाँ पे क्या है, एयर है, मतलब हवा, और हवा जो होती है एयर, एयर इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, एयर इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब बिल्कुल वाहिया टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, या ये समझ लो कि मतलब बिल्कुल बेकार मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल, इसीलिए 2 से 3% में काम हो गया। यहाँ पे दुनिया का सबसे खराब मैग्नेटिक मटेरियल, इसीलिए अगर हमें फ्लक्स यहाँ से यहाँ भेजना है तो 30 से 40% की हमें लॉसेस, मतलब 30 से 40% नो लोड करंट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात है, 30 से 40% ऑफ फुल लोड, यानी कि अगर नॉर्मली जब मोटर चलती है तो 100 एम्पेयर करंट लेती है, तो मोटर अगर रुकी होगी, स्टार्ट अभी नो लोड की केस में होगा, कोई लोड नहीं लगा होगा, तो भी 30 एम्पेयर से 40 एम्पेयर के बीच में करंट मांग रही हो। क्यों? क्योंकि हवा जो है ना वो एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो उसमें ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा करंट मांगा जाएगा सिस्टम से, ताकि प्राइमरी से सेकेंडरी के फ्लक्स को लिंकअप कराया जा सके। तो इस वजह से जो नो लोड करंट होता है इंडक्शन मोटर का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, 30-40% ऑफ फुल लोड करंट होता है कंपेयर टू द ट्रांसफार्मर नो लोड करंट। तो एक आंसर तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरे आंसर की तरफ बात कर लेते हैं। आंसर नंबर 2 अब समझते हैं ध्यान से। जब हम, यानी कि जब हम इंडक्शन मोटर के अंदर हम लोग नो लोड टेस्ट कर रहे होंगे, 3 फेज सप्लाई दे दी होगी और कोई लोड हमने नहीं लगाया होगा, ठीक है, कोई लोड नहीं, नो लोड। तो ऐसे केस में क्या होगा, सप्लाई से करंट जो मांगा जा रहा होगा वो आई नो लोड करंट मांगा जा रहा होगा, जो कि कितना है, 30 से 40% है, 40% है फुल लोड करंट के, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और समझ लो, एक चीज़ और यहाँ पे आ जाती पिक्चर के अंदर। जब भी हम लोग नो लोड करंट की बात करते हैं, आई नो लोड, तो मैंने बताया नो लोड करंट का काम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने का मेन काम होता है, थोड़ा बहुत लॉसेस को भी करते हैं लेकिन मेन काम मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने का ही होता है। अब एक बात समझो, मैग्नेटिक फ्लक्स को जब भी हमें सेटअप करेंगे तो
मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सेटअप करना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लैगिंग रिएक्टिव पावर की, लैगिंग रिएक्टिव VARs। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लैगिंग VARs की, ठीक है, मतलब लैगिंग करंट की, लैगिंग पावर की ज़रूरत, रिएक्टिव पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो फ्लक्स सेटअप होगा। लीडिंग में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेटअप होता है और लैगिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो, चलो ठीक है, मान लेते हैं ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर लैगिंग VAR है तो आप जानते हो कि करंट, यानी कि अगर आइडियली बात करें, आइडियली, आइडियली मतलब अगर सारा का सारा करंट जो है, नो लोड करंट, ये फ्लक्स सेटअप करने पे चला जाए, तो यानी कि मशीन कैसे बिहेव कर रही है, प्योर इंडक्टिव की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि प्योरली लैगिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी, या कह सकते हैं ZPF लैगिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ZPF लैगिंग का मतलब क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। ये वोल्टेज है, ये करंट है, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया प्योरली अगर लैगिंग करंट है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली वोल्टेज और करंट के बीच में लगभग मान के चलते हैं 75 डिग्री का एंगल होगा, 80 डिग्री का एंगल होगा, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पुअर एंगल होता है। अच्छा, अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में जब हमें नो लोड करंट, केवल अगर नो लोड करंट फ्लो कर रहा है, तो वो मैक्सिमम वो करंट क्या होगा, इंडक्टिव करंट होगा। इंडक्टिव करंट का मतलब होगा क्लोज टू, जो फेज, जो पावर फैक्टर एंगल है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, वो क्लोज टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर ये क्लोज टू 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका पावर फैक्टर हो जाएगा आपका cos 90 यानी कि जीरो। तो जीरो से लेके 0.3 या 0.5 के बीच का होता है लगभग, ठीक है, समझ में आ रही है। ये पावर फैक्टर हमें मिलता है जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं नो लोड कंडीशन में, मेनली नो लोड कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को बिना लोड के तुमने स्टार्ट करा तो वो जो करंट मांगेगी वो मेनली क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। मैग्नेटाइजिंग का मतलब हो गया इंडक्टिव करंट होगा, और इंडक्टिव करंट, प्योरली इंडक्टिव करंट होगा, लैगिंग VARs मांगेगी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। और ऐसे केस में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 से 0.5, यानी कि पुअर पावर फैक्टर हमें मिलेगा, पुअर पावर फैक्टर, समझ में आ रही है। और ये शिकायत जो है पुअर पावर फैक्टर की, ये आपको याद होगा, ये बहुत बड़ी शिकायत है इसका। ये जब भी, इसीलिए ये जब मैंने आपको याद करो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वाली जो सीरीज पढ़ाई थी पावर सिस्टम में, वहाँ जाके देखना, इस प्रॉब्लम को मैंने बड़ा डिटेल में चर्चा करी थी। इसीलिए क्या होता था, जब भी इंडस्ट्री ऑन होती है तो उस समय हमें, उसी समय क्या होता है, वोल्टेज एकदम से बैठ जाता है, वोल्टेज चलते चलते एकदम से डिप हो जाएगा वोल्टेज में। क्यों डिप होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुअर पावर फैक्टर की सप्लाई मांगी जाएगी, लैगिंग डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते थे 10 बजे जब ऑफिस खुलते हैं, इंडस्ट्री खुलती थी, ठीक है, 10 AM पे। तो याद होगा ये सारी चर्चा मैंने करी है, नहीं करी है तो जाके देख लेना। 5 मिनट की एक वीडियो क्लिप है, उसमें भी जो 5 मिनट वाली सीरीज चल रही है ना, वो उसमें मैं सारे, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर दें जो इंटरव्यू में आते हैं, है ना। तो इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन हो, 5 मिनट की जो कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, आप उसको जाके देखो। उसमें नई प्लस जो पुरानी सीरीज मैंने बनाई है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने डिस्कस करे, जो आधे घंटे की सीरीज में कहीं खो से गए, तो उनको निकालने का काम मैं उसमें से कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर आप जाके देखना 5 मिनट कॉन्सेप्ट की सीरीज में, उसमें मैंने कवर करा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल लोड एंड द डोमेस्टिक लोड। तो वहां पे ये बात हमने करी है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जब भी ऑन होगी, नो लोड पे जब भी चलेगी, तो जो करंट मांगेगी, जो पावर मांगेगी, वो लैगिंग होगी, और उसका पावर फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 0 से लेके 0.5 के बीच में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से पिक्चर में आता है मीजरमेंट। अब मीजरमेंट कैसे करते हैं, तो थ्री फेज पावर का मीजर करने के लिए दो तरीके, या तो 3 वाट मीटर का मेथड यूज करो, या फिर क्या करो, 2 वाट मीटर का मेथड यूज करो। 2 वाट मीटर का मेथड में क्या होता है, एक तो वाट मीटर एक कम लगेगा, दूसरा चाहे बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, काम चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 वाट मीटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो जब भी हम वाट मीटर मीजर करते हैं तो 2 वाट मीटर में क्या होता है, W1 एंड W2। तो W1 जो होता है पहला वाला वाट मीटर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cos 30-5, ठीक है। और जो W2 होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है cos 30+5। याद आ रहा होगा जितने लोग इंस्ट्रूमेंट की सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन पे चल रही है करंटली, उसको जाके देख लेना। यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। अगला पार्ट जो है वो इसी वाट मीटर पे आने वाला है कि वाट मीटर में मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो वो 2 वाट मीटर मेथड के ऊपर जितने भी MCQ आए हुए हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे, यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में चल रहा है करंटली, ठीक है। तो जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। खैर ओके, तो 2 वाट मीटर मेथड है। एक वाट मीटर जो होगा वो 30-5, दूसरा 30+5। अब बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत ध्यान से, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है। अब अगर जो तुम्हारा पावर फैक्टर 0 से लेके 0.5 है, यानी कि पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, एंगल मैंने अभी बताया था, कहाँ गया, हाँ,
75 75 से लेके 90 डिग्री के बीच का कुछ एंगल होगा, 70 ले ले रहे हैं, चलो मोटे मोटा 70 ले ले रहे हैं, 70 से लेके 90 डिग्री के बीच का एंगल एग्जिस्ट करेगा, जो क्योंकि अगर पावर फैक्टर 0 से 0.5 है तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होगा, 70 से 90 के बीच में। तो अगर 70 से 90 है तो अगर 70 भी ले लो 70, तो वॉट मीटर 1 की जो रीडिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 70 कॉस में, ठीक है, कॉस 30 माइनस 70। और वॉट मीटर 2 की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, थोड़ा सा पेन अटक रहा है उसको बर्दाश्त कर लेना, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, कॉस 30 प्लस 70, ठीक है, बल्कि 75 ही ले लेते हैं क्योंकि लगभग हाई ही होता है, ठीक है, तो 75 ले लो, 75, ठीक है। तो तुम्हें एग्जैक्ट जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखने को मिल जाए, क्योंकि पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है, 75 से 90 के बीच में हम लोग ले ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ ठीक है, 70 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 70 भी ले सकते हो, मैं ध्यान नहीं दिया कैलकुलेशन में, 70 ही सही है, ठीक है, 70। तो 70 से 90 के बीच का एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ ना वो देखने को मिल जाएगा, 70 ही ले लेते हैं, 70, ठीक है। तो 30 माइनस 70, 30 प्लस 70। अब देखो बहुत ध्यान से, अब जरा आगे चलते हैं, बड़े मजे की बात सुनो अब कायदे की। अगर हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएं, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो जो फर्स्ट क्वाड्र होता है ये, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो। जब सेकंड क्वाड्र में पहुंचते हैं तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्र में पहुंचते हैं तो केवल टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो कॉस पॉजिटिव होता है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने कई बार अपने अगर बात करता हूँ बेसिक की, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को कवर करा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इतनी चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, हमने जो वॉट मीटर 1 में जो रीडिंग करी वो कितनी निकल के आई थी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कॉस 30 माइनस 70, और जो वॉट मीटर 2 की रीडिंग थी वो कितनी थी, कॉस 30 प्लस 70, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं 30 माइनस 70, यानी कि अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा कॉस माइनस 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा एकदम। अब देखो जब हम दूसरे की बात करते हैं वॉट मीटर 2 की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कॉस 100 डिग्री, ठीक है, दो वैल्यू निकल के आएंगी। वॉट मीटर 1 को अगर ध्यान से देखोगे तो कॉस माइनस 40, यानी कि हम लोग कहाँ लाई कर रहे हैं, वॉट मीटर 1 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा -40 पे, ठीक है, वॉट मीटर 1 -40 पे लाई कर रहा होगा कॉस, और वॉट मीटर 2 कहाँ लाई कर रहा है, 100 पे, तो ये 90 डिग्री होता है, 100 मतलब कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, 90 प्लस 10, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा वॉट मीटर 2। अब बहुत ध्यान से देखो, समझ गए होंगे समझने वाले, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वॉट मीटर 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि वॉट मीटर 1 चाहे तुम क्वाड 1 में रहो या क्वाड 4 में रहो, दोनों में पॉजिटिव है, तो वॉट मीटर 1 जो होगा वो पॉजिटिव ही रीड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर वॉट मीटर 2 को देखो, वॉट मीटर 2 तुम्हारा निकल के आएगा क्वाड्रेंट 2 में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस 100 की जो वैल्यू होती है, कुछ भी होती हो, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो इसलिए वॉट मीटर 2 की जो रीडिंग निकल के आएगी वो भी नेगेटिव निकल के आएगी। डेट इज द मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, समझ में आ रही है। तो वॉट मीटर 2 जो नेगेटिव रीडिंग ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि भाई साहब आपका जो वॉट, एक तो 2 वॉट मीटर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जो करंट मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि नो लोड करंट जो मांगा जा रहा है उसमें मेजॉरिटी जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट की है, और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, पुअर पावर फैक्टर करंट होता है। पावर फैक्टर पुअर मतलब कितना, तो 70 से 90 के बीच का एंगल होता है, तो 70 से 90 के बीच में जब हम रखेंगे तो वॉट मीटर 2 की रीडिंग नेगेटिव आ जाएगी। अब होता क्या है लैब में, वॉट मीटर देखो, वॉट मीटर की अगर तुम स्केल देखोगे तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके सर्टेन वैल्यू तक जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू को रीड कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या होता है, आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो वॉट मीटर 1 जो होगा वो तो तुम्हारा एक पॉजिटिव रीडिंग दे रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वॉट मीटर 2 जो होगा वो क्या होगा, 0 दिखा रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो इधर जाना चाह रहा होगा लेकिन जा नहीं पा रहा होगा। तो उसके लिए क्या करा जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वॉट मीटर के अंदर करंट कॉइल होती है आपको पता है, और एक होती है प्रेशर कॉइल। ये मैं वॉट मीटर के रिलेटेड जो भी आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज चल रही है भाई, उसको ज्वाइन कर लो ग्रुप पे, वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉट मीटर लगाते हैं और ये हो गया हमारे पास लोड हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, अब ये निगेटिव आ रही है, अब इसको निकालना तो है क्योंकि हमें जो कैलकुलेशंस करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, या तो सीसी की कॉइल को रिवर्स कर दो, यानी कि सीसी को क्रॉस कनेक्ट कर दो, या फिर पीसी को क्रॉस कनेक्ट कर दो।
तो इससे क्या होता है, ये जो माइनस वैल्यू होती है ये वॉट मीटर तुम्हारा प्लस में सर्टेन वैल्यू दिखाने लगेगा। बहुत ध्यान से समझना। तो मान के चलते हैं वॉट मीटर 1 दिखा रहा था तुम्हारा सर्टेन वैल्यू, उसका हमें दिक्कत नहीं है। वॉट मीटर 2 दिखाएगा प्लस, मान के चलते हैं 40 वॉट दिखाने लगता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो 40 वॉट आपको मिल गई, आपने 40 वॉट रीडिंग लिख ली, 40 वॉट लिख लेना, फिर लगा देना यहाँ पे माइनस साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉट मीटर 2 की जब रीडिंग एक्सपेरिमेंट में करोगे तो पहले तो वॉट मीटर 2 की रीडिंग आ ही नहीं रही होगी, जीरो दिखा रहा होगा, तो वॉट मीटर खराब नहीं हुआ है तुम्हारा, वो क्रॉस कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ही क्रॉस कनेक्ट करोगे एक पॉजिटिव रीडिंग आ जाएगी। वो पॉजिटिव रीडिंग आ जरूर रही है पर उसको लिखना है निगेटिव है, क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, उसके कनेक्शंस रिवर्स करे हैं। सो डेट इज़ द होल कंप्लीट थिंग। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही मैं, अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, बहुत कम होता है ऐसा यार, मैं बड़ा इस चीज़ को बड़ा अफसोस करता हूँ कि बच्चों में आजकल इतने क्वेश्चंस उठाने की बढ़िया कैपेबिलिटी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ग्रुप पे उठाए जाते हैं जो यार मतलब बहुत इजी हैं, या फिर उनके ऊपर सेपरेट वीडियो है। तो अगर अच्छे क्वेश्चंस ग्रुप पे आएंगे और मेरे को एक तो टाइम भी मिलेगा तो मैं इसको तैयार करूंगा, और इसी तरीके से कोशिश करूंगा कि बीच बीच में ऐसा अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे मिलता है जिसमें आपको सीखने को भी मिलेगा तो उसको मैं अपने चैनल पे कवर करता रहूँगा। आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर यूथ पब्लिकेशन की सीरीज़ करना चाहते हो इमामी मीज़रमेंट की, तो वो चल रही है, उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।